हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज हमारी हिंदी शिक्षण हिंदी पेडागॉजी की चौथी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण शिक्षण। आप जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लें। व्याकरण शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जो है सभी पेपर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, भाषा के लिए यह क्या अपनी महत्ता रखता है और किस प्रकार से बच्चों के जो है भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले हम देखें तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना क्या है, एक कला है, क्योंकि सभी लोग भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जैसे पावर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जब वो उसका उच्चारण हिंदी में भी करते हैं तो पावर को पावर बोलते हैं, या मेहनत को मेहनत बोलते हैं, हरकत को हरकत बोलते हैं। इस प्रकार से जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं या भाषा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उनको व्याकरण दूर करता है और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना क्या है, एक कला है। इसके लिए हमें 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। और इन चारों कौशलों से ही भाषा में शुद्धता आती है। भाषा की शुद्धता सदैव तर्कसंगत होती है। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हम उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शुद्ध भाषा सीख नहीं सकते। इसलिए व्याकरण का ज्ञान और प्रयोग क्या है, मुख्य आधार है। व्याकरण के सिद्धांतों की अपेक्षा व्याकरण के नियमों का अधिक उपयोग होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे पॉइंट में कि व्याकरण के सिद्धांतों की अपेक्षा व्याकरण के नियमों का अधिक उपयोग है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण के नियम भिन्न होते हैं। जैसे आप और अधिक भाषाओं में ना जाए तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, उसे ही देख लें। तो जब हम अंग्रेजी में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इस प्रकार का होता है कि पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, इस क्रम में होता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम हिंदी में कोई वाक्य संरचना करते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं, तब जो वाक्य का स्वरूप का क्रम होता है वो होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ पे क्रिया अंत में आती है। इसी प्रकार से अलग अलग भाषा के जो व्याकरण होते हैं उनके नियम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर निरुक्त एक रचना है, लेकिन अगर उस रचना और उस रचनाकार का हम नाम हमें एक में जोड़कर लिखना हो तो हम उसमें कार जोड़ देते हैं। तो निरुक्ताकार यास्क की एक रचना है निरुक्त, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरणों में गिने जाते हैं। 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा रचित प्राकृत भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन, ये प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ये जो शब्दानुशासन ग्रंथ है, इसकी रचना हेमचंद्र के द्वारा की गई है। आप इस ग्रंथ के माध्यम से भी इनके द्वारा दी गई परिभाषा का अनुमान लगा सकते हैं कि इन शब्दों का अनुशासन ही क्या है, व्याकरण है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ। ये रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताई। हिंदी साहित्य का विकास होने पर हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया। देखिए, अब अगर बात करें कि पहले साहित्य आता है या पहले व्याकरण आता है, तो यहाँ से वो स्पष्ट होता है कि पहले क्या आता है, साहित्य आता है। और जब साहित्य का विकास हो गया, उसके बाद जो हिंदी भाषा का व्याकरण लिखा गया। कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण उसी प्रयास का फल है। ये हिंदी व्याकरण नाम से एक किताब है, जो कि प्रसिद्ध व्याकरण है, कामता प्रसाद गुप्त, उनकी पुस्तक है। उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी आदि प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। देखिए, किताबें आपको बहुत सी मिलेंगी, लेकिन ये जो नाम है ये प्रसिद्ध व्याकरणों के हैं, जिनके द्वारा लिखी गई व्याकरण की पुस्तकें क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। व्याकरण जो शब्द है, देखिए, वी धन आ धन क्री धातु और लुरुट प्रत्यय मिलाकर यह बन गया है आपका व्याकरण। यहाँ पर 2 उपसर्ग है, पहला उपसर्ग है आपका वी और दूसरा उपसर्ग है आ। उसके बाद ये दोनों उपसर्ग किस में जुड़े हैं, तो क्री धातु में जुड़े हैं, और किस प्रत्यय में, तो लुरुट प्रत्यय में। ये आप ध्यान रखें कि व्याकरण जो शब्द की संरचना है वो इस प्रकार से हुई है। वी आ उपसर्ग को क्री धातु में जोड़कर और अंत में लुरुट प्रत्यय लगाकर व्याकरण शब्द की संरचना है। अब परिभाषा देख लेते हैं। तो महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन है। हेमचंद्र ने भी इसे शब्दानुशासन ही माना है। इसमें भाषा का रूप व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहा है। तो महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। हेमचंद्र ने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना।
इस प्रकार हम देखें तो हेमचंद्र के मतानुसार भी व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन ही है। महोदय स्वीट के अनुसार ये परिभाषा ये जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। तो व्याकरण को भाषा का शरीर विज्ञान किसने कहा, तो महोदय स्वीट ने। व्याकरण केवल वाक्य संरचना का वर्णन करता है। व्याकरण शब्दों के प्रयोग का अनुशासक तथा नियंत्रक है, इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण क्या है, भाषा का अंगरक्षक है, यानी कि जो भाषा के अंगों की रक्षा करता है। सही बात है, अगर आप व्याकरण को हटाकर देखें तो जो भाषा रहेगी वो आपको थोड़ा अस्त व्यस्त दिखेगी और हम उसका समुचित प्रयोग या उतना शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर व्याकरण ना हो तो। अब आइए हम देख लेते हैं कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भाषा को अपनी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए व्याकरण के सर्वमान्य या भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। और भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होता है। जैसे अगर हम कहें कि सीता स्कूल जाता है, तो ये शुद्ध नहीं है, सर्वमान्य भी नहीं है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सीता स्कूल जाती है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ हमें कैसा प्रयोग करना है क्रिया का, ये जानने के लिए हमें व्याकरण का जानना या व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि व्याकरण क्या है, भाषा का अंगरक्षक है। इसके लिए बच्चों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के सर्वमान्य रूपों का ज्ञान कराना होता है। जैसे हम देखें, अगर हम प्र की बात करते हैं, एक ध्वनि है या शब्द भी कह सकते हैं, छोटा सा दो ध्वनियों से मिलकर बन रहा है, तो प्र आपने बच्चों को ऐसे लिखते देखा होगा, लेकिन प्र का जो सही वर्तनी है इसकी ये इस प्रकार से होती है कि प्र हम जब भी लिखें तो इस प्रकार से लिखें, ये इसका शुद्ध रूप नहीं है। तो इस प्रकार के छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो हमें व्याकरण से सीखने को मिलती हैं या बच्चों को हम व्याकरण के माध्यम से ही सिखाते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उनके विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना होता है। देखिए, जैसे साहित्य के विभिन्न विधाएं हैं, चाहे गद्य साहित्य हो आपका, चाहे पद्य साहित्य हो, जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, तो इनकी लेखन शैली भी अलग अलग होती है। तो कौन बताएगा आपको कि किसकी लेखन शैली कैसी होती है, तो ये बातें भी व्याकरण से ही पता चलती हैं। इसलिए व्याकरण क्या करता है, साहित्य की विभिन्न विधाओं को और उनकी लेखन शैलियों को ज्ञान कराने में हमारी सहायता करता है। पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना कि कौन सी ध्वनि है, यानी कि कोई शब्द है तो उसका उच्चारण किस ध्वनि में और किस प्रकार से होगा। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। 4 कौशल जो हैं आपके पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इनका भी विकास करना। सृजनात्मक प्रवृत्ति यानी हमारे जो विचार हैं हम उनको लिखित रूप में अपने शब्दों में अगर प्रस्तुत कर पाते हैं तो वहाँ भी व्याकरण ही सहायता करता है। इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रवृत्ति आ जाए उसके लिए व्याकरण आवश्यक है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना जिससे कि वे कम से कम शब्दों में शुद्धतापूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सकें। ऐसा ना हो कि वो एक ही शब्द या एक ही वाक्य का बार बार उच्चारण करें और फिर भी जो वो कहना चाहते हैं वो उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाए, वो जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाएँ। इसके लिए उनके अंदर शब्द संपदा जो होती है वो अधिक होनी चाहिए और जो शब्द होने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध रूप से वो उसका उच्चारण कर सकें, उसको लिख सकें, उसको बोल सकें। ये जो है व्याकरण का उद्देश्य है कि ऐसी क्षमता वो उसमें उत्पन्न करे। विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। एक भाषा शास्त्री है चैंपियन, इनके मतानुसार व्याकरण का उद्देश्य क्या है, तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है। मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यह छात्रों में शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने की क्षमता पैदा करता है। ये चैंपियन के मतानुसार क्या है, व्याकरण का उद्देश्य है। भाषा विश्लेषण की योग्यता का विकास करना, शुद्ध तथा अशुद्ध भाषा की पहचान कर सकना, भाषा के मानकों के शुद्ध उपयोग की क्षमताओं को विकसित करना है। क्योंकि जब तक वो ये नहीं जान पाएगा विद्यार्थी की कौन सी भाषा शुद्ध है और अशुद्ध है, वो उसका सही प्रयोग करना भी नहीं सीख पाएगा। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ शब्द बनाए, जैसे कि पावर को लोग पावर कहते हैं, मेहनत को मेहनत बोलते हैं या हरकत को हरकत बोलते हैं। तो अगर विद्यार्थी इन शब्दों का उच्चारण इसी रूप में सुनता है तो वह भी ऐसा ही ग्रहण करेगा। अगर उसके पास
शुद्ध तथा अशुद्ध भाषा की पहचान नहीं रहेगी तो, और फिर वो भी किसी से संप्रेषण करेगा तो इन्हीं उच्चारण में शब्दों का प्रयोग करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो भाषा की अशुद्धता होगी वो फैलेगी। तो शुद्ध तथा अशुद्ध भाषा की पहचान करने के लिए आवश्यक है कि व्याकरण से जो है भाषा विश्लेषण की योग्यता विद्यार्थियों में विकसित हो। अब आइए देखते हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी भाषा को सीखने में व्याकरण जो है किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। यानी जो भाषा हमारे सीखने में कठिन होती है, अगर हम उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, वो पहले हम उस व्याकरण को सीख जाए तो हम आसानी से उस भाषा को भी सीख सकते हैं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य की संरचना की योग्यता का विकास करता है। भाषा की मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने बोलने के कौशल का विकास करती है। व्याकरण के भी अपने एक प्रकार होते हैं। एक भाषा शास्त्री हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं चामस्की। ये चामस्की या चौमस्की हम कुछ भी कह सकते हैं। एक नवीन व्याकरण का विकास किया है इन्होंने, जिसे हम व्यवहारिक व्याकरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के व्याकरण में नियमों के अनुसरण की अपेक्षा व्यवहारिकता अथवा प्रचलन को विशेष महत्व दिया गया है। यानी जरूरी नहीं कि आपको नियम पता हो तो ही आप व्याकरण सीखें। जैसा मैंने अभी उस बच्चे की बात की, अगर हम किसी को शुद्ध रूप से हम उससे व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करते हुए भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, उन नियमों को ग्रहण कर लेगा, व्यवहारिक रूप से ग्रहण करेगा, क्योंकि उसने उसको प्रयोग किया, हमने बोला, उसने सुना, सुनने के बाद उसने फिर बोला, तो वो क्या कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, तो व्यवहारिक रूप से वो व्याकरण को सीख सकता है। इसलिए व्यवहारिक व्याकरण का विकास किसने किया है, तो भाषा शास्त्री चामस्की ने किया है। व्याकरण के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से हम देखें, शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण, व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण। कुछ चीज़ें जो होती हैं प्रासंगिक यानी समय के हिसाब से जो थोड़ा बहुत जिनमें परिवर्तन हो सकता है, ये भी व्याकरण का एक प्रकार हुआ। शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण यानी कि जो पहले से पूर्व परंपरा से चला आ रहा है, कुछ सिद्धांतों का जिनमें उल्लेख है, वो हो गया आपका सैद्धांतिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए, व्यवहार करते हुए सीख लेते हैं, वो आपका हो गया व्यवहारिक व्याकरण। इस प्रकार से व्याकरण के आपके 3 प्रकार हुए। अगर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन आता है कभी तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का प्रकार नहीं है। तो इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अब हम देख लेते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, क्योंकि हिंदी में हम देखें तो गद्य अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, पद्य शिक्षण की अलग विधियाँ होती हैं और व्याकरण शिक्षण की भी इसी प्रकार से अलग विधियाँ होती हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्यतः 4 विधियों का हम प्रयोग करते हैं। ये विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली है निगमन विधि, दूसरी आगमन विधि, तीसरी प्रत्यक्ष भाषा विधि और चौथा है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। मुझे उम्मीद है आप इन विधियों से परिचित होंगे। इनके विस्तार में चर्चा करेंगे तो ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। इसे ध्यान रखें, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ वो 4 हैं, निगमन, आगमन, प्रत्यक्ष भाषा और व्यवहारिक व्याकरण। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का बड़ा महत्व होता है। व्याकरण का शिक्षण जितना प्रभावी ढंग से किया जाता है, संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण के महत्व को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक है। बालकों के अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है, ताकि सुनने वाला सरलतापूर्वक सुन सके। यानी जो वक्ता कह रहा है, जो शिक्षक कह रहा है, बच्चे भी क्या करें, उसी अर्थ में उस चीज़ को ग्रहण करें। ये कौन इसमें सहायता कर रहा है, तो वो आपका व्याकरण है। बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सकें। बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सकें। इसके बाद है लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व, क्योंकि संप्रेषण के अंतर्गत आपका जो है लिखना बोलना दोनों ही आ जाएगा। तो बोलना हम कौशल जो है हम देख चुके हैं। अब ये लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व अद्वितीय है। किसी बालक का लेखन कौशल इस बात पर निर्भर करता है कि व्याकरण में उसके ज्ञान का स्तर क्या है। लेखन कौशल के विकास से संबंधित व्याकरण का महत्व निम्नवत है।
देखिए, जो लेखन कौशल होता है यहाँ पर हम देखें, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की मैं कॉपी चेक कर रही थी, तो जो बच्चे थे उनको प्रश्नों के आंसर्स पता थे, उन्होंने लिखा भी सही था। लेकिन जो उनकी वर्तनी या शुद्धियाँ थी, व्याकरण जैसे मैंने भी आपको सीता स्कूल जाता है जैसी बताई, ऐसी जहाँ पे मैं का प्रयोग करना चाहिए वहाँ से का, जहाँ क्योंकि या तथा का प्रयोग करना चाहता है उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार की शुद्धियाँ देखने को मिली। तो ये जो शुद्धियाँ कैसे दूर करे होंगी, तो ये व्याकरण की सहायता से ही दूर होंगी, और इसलिए लेखन में व्याकरण का बहुत महत्व है। वो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे और शुद्ध वर्तनी में शब्दों को लिख पाएंगे। बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। क्योंकि अगर हम जो उचित शब्द होते हैं जहाँ उनका प्रयोग करना चाहिए वहीं पे लिखते हैं, हमारा जो लेखन होता है वो और प्रभावशाली होता है। तो बच्चों के लेखन में व्याकरण इन जितने भी टॉपिक्स आपने देखे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, यहाँ पे विश्लेषण नहीं विशेषण होगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इन सारे के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक, क्योंकि देखें तो जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं उनसे जुड़े शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बच्चों को जितना अधिक व्याकरण का ज्ञान होगा, जितनी संप्रेषण शैली उनकी अच्छी होगी, उतने ही वो विभिन्न संदर्भ में जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं उनकी समझ भी उनमें पैदा हो पाएगी। अगला पॉइंट है बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करना, क्योंकि जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो जहाँ पर जो बात हम 4 या 5 लाइनों में कह पाते, वो बात हम जो है एक मुहावरे का प्रयोग करके भी कह देते हैं। इसलिए ये कौशल भी उनमें विकसित होता है। पाँचवां, बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक। गद्य और पद्य में आप देखेंगे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, उनके लिखने का तरीका होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जब बच्चों को व्याकरण का समुचित ज्ञान होगा तो अपनी लेखन क्रिया को और बेहतर बना पाएंगे और गद्य पद्य अलग अलग शैली में भी लिख पाएंगे। तो ये व्याकरण शिक्षण था। हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। इनको आप चाहे पॉइंट्स में नोट कर लें और चाहे तो ये आप लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम जो है जनवरी 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।